students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अंडर डिस्कशन है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बैकग्राउंड बताई थी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, कब बनाई जाती है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट कैश बुक और पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में क्या होती है। मगर हमने गुज़श्ता लेक्चर में काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को इन डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं किया था। ये हमारा आज का टॉपिक है। सो आज हम डिसाइड करने और डिफाइन करने और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को। डियर स्टूडेंट्स, काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स की वजाहत करने से पहले एक चीज की वजाहत बहुत जरूरी है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा, आप कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में पाए जाने वाले इख्तलाफ को रिमूव करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाया करते हैं। और कैश बुक वो रिकॉर्ड है जो ओनर खुद बनाया करता है मैनुअली। बैंक स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड है जो बैंक है उस कारोबारी शख्स का, उसके रिकॉर्ड की एक डुप्लीकेट कॉपी हुआ करती है। चूंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड तो बैंक के पास होता है, मगर जब भी बैंक का अकाउंट होल्डर बैंक के पास जाता है और बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो जो बैंक का जो रिकॉर्ड है उस शख्स के हवाले से, उसके अकाउंट के हवाले से, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उसको बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। गोया बैंक स्टेटमेंट ये बताती है कि उस शख्स के अकाउंट में कितने पैसे जमा हुए, कितने निकलवाए गए और ये डिपॉजिट और विथड्रॉल कब कब की गई। और इसका जो ओनर का अपना रिकॉर्ड है वो कैश बुक है जो बताती है कि बैंक के अंदर डिपॉजिट्स और विथड्रॉल्स कब कब और कितने कितने किए गए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि कैश बुक में जब ओनर कैश बुक मेंटेन करता है तो बैंक अकाउंट में जो इनफ्लोज आते हैं, यानी बैंक अकाउंट में जो रकूम आती हैं, वो कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखी जाती है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में यानी बैंक का जो रिकॉर्ड है उसमें ये बात उसके उलट होती है, रिवर्स होती है, ऑपोजिट होती है। बैंक स्टेटमेंट में ये अमाउंट सारी ऑन क्रेडिट साइड शो होंगी। मैं फिर रिपीट करने लगा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो सारी अमाउंट्स ऑन क्रेडिट साइड शो होंगी, यानी जो कुछ कैश बुक की डेबिट साइड पे शो होगा वो एग्जैक्टली बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे शो होगा। और जो विथड्रॉल्स की जाएंगी बैंक से वो कैश बुक की पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पे शो होंगे और उधर बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे शो होंगे। अभी आपको मेरे साथ स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें मैंने कैश बुक का अकाउंट बनाया और बैंक स्टेटमेंट बना के दिखाई, ये ब्लैंक, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने एरोज लगाए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप अंडरस्टैंड कीजिए। आप देखिए कैश बुक की डेबिट साइड पे जो एरो है वो इनफ्लो को शो कर रहा है और उधर बैंक स्टेटमेंट में जो एरो इनफ्लो वाला है वो डेबिट साइड पे नहीं है, वो क्रेडिट साइड पे है। और कैश बुक में जो आउटफ्लो है दैट इज ऑन क्रेडिट साइड, जबकि बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो आउटफ्लो है दैट इज ऑन डेबिट साइड। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे वो कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे, जबकि बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, यानी राइट साइड पे लिखे जाएंगे। और जो विथड्रॉल्स होंगी वो कैश बुक की पेमेंट साइड राइट साइड पे लिखी जाएंगी, जबकि बैंक स्टेटमेंट में वो लेफ्ट साइड पे लिखी जाएंगी, जो विथड्रॉल्स होंगी डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी। इस तरीके से आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, वरना आगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी। अब जब आप कैश बुक को बैलेंस करते हैं, तो अगर कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा है, यानी इनफ्लोज ज्यादा है आउटफ्लोज से, यानी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ जाएगा
जो शो करेगा कि इतना कैश बैंक में मौजूद है। दिस इज कैश एट बैंक। गोया कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपके लिए फेवरेबल बैलेंस हुआ करेगा। और इसके ऑपोजिट बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है अगर डेबिट साइड से, तो इट मींस कि बैंक में आने वाले इनफ्लोज ज्यादा हैं और आउटफ्लो कम हुए हैं, तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा ओनर के लिए। नाउ इफ द सिचुएशन इज रिवर्स्ड कि आपने बैंक में पैसे कम जमा करवाए हैं, निकलवाए ज्यादा हैं, यानी इनफ्लोज डेबिट साइड कम है, आउटफ्लोज क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो आएगा वो अनफेवरेबल होगा। ओके, अब आप कई सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है जी कि पैसे कम जमा करवाए हूं, ज्यादा निकलवा ली हूं, क्या ऐसा भी मुमकिन है? यस, ऐसा भी मुमकिन है। कारोबारी लोग बैंक से शॉर्ट टर्म लोन अप्रूव करवा लेते हैं, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, बैंक ओडी, यानी कि उर्फे आम में इसको बैंक ओडी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट मंजूर करवा लेते हैं, यानी अगर उन्होंने 20 लाख डिपॉजिट करवाया है तो वो 22 लाख निकलवा सकते हैं। 2 लाख ओडी अप्रूवल के बाद बैंक ओडी मंजूर कर देगा। तो अब इस तरह इनफ्लोज कम हुए, आउटफ्लोज ज्यादा हो गए, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस आ गया। कैश बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, दिस इज अनफेवरेबल। सो इसके ऑपोजिट बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा कि इनफ्लोज कम आए, आउटफ्लोज ज्यादा हो गए ओवरड्राफ्ट की वजह से, तो फिर यहां पे बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस आएगा जो कि अनफेवरेबल होगा। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए इस अपनी स्क्रीन पे ये शो कर दिया है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, जबकि बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल है, जबकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है, जबकि बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। आगे एक्सरसाइजेज में इन टर्मिनोलॉजीज को यूज किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं जी काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट की। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली रीजन है अनकलेक्टेड चेक्स। अनकलेक्टेड चेक्स। मैं काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार फिर आपको ये गोशगुजार कर दूं कि ये किताबें बड़ी पुरानी हैं, सिलेबस बड़ा पुराना है जिसको हम सीख रहे हैं, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैंने 1985 में बीकॉम किया था, आज 2022 में मैं वही टॉपिक, वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जो मैंने 85 में पढ़े थे। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सिलेबस को रिवाइज नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया, ये एक अलमिया है। लेकिन चूंकि ये किताबों से ही सवाल आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, जबकि बाहर की बैंकिंग दुनिया बड़ी डिफरेंट हो चुकी है। सो इसके अंदर ही रहते हुए हमने इन चीजों को सीखना है। लेकिन जब आप जाएं कभी बैंक में और ये चीजें आपको दिखाई ना दें या इस तरह दिखाई ना दें जिस तरह मैं बता रहा हूं, तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है कि किताबों का बुकिश नॉलेज पढ़ना है हमने, चूंकि इम्तिहान इसमें से देना है। ओके, अनकलेक्टेड चेक्स। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आपने किसी से पैसे लेने हो ना, तो देयर आर सर्टेन मोड्स। आप किस तरीके से लेंगे? नंबर 1, उससे कैश ले लें, आपकी रकम वसूल हो गई। नंबर 2, आप उसे कहें जी कि मुझे ऑनलाइन कैश भेज दो जी, इजी पैसा, जैज कैश में भेज दो जी, आपको अमाउंट वसूल हो गई। तीसरा तरीका, आप उसे कहें जी कि मेरे अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवा दो, या ये मेरा बैंक अकाउंट है इसके अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, अमाउंट वसूल हो गई। लेकिन एक तरीका और भी है, वो आज भी राजुल वक्त है। वो क्या है कि आपने उसे कहा जी मुझे इशू कर दें चेक, आप, उन्होंने चेक दे दिया आपको। अब वो चेक आपने अपनी कैश बुक के अंदर एंटर किया, बैंक में डिपॉजिट करवाने के बाद आपका कैशियर बैंक गया, उसने जाके वो 5 लाख का चेक डिपॉजिट करवाया, उसकी रसीद आ गई, आपने कैश बुक के अंदर एंट्री कर ली। वो चेक पाकिस्तान में किसी दूसरे प्रोविंस का है, केपीके का है, शुमाली इलाका जात का है, तो आपका बैंक दूसरे बैंक से जब तक वो अमाउंट कलेक्ट नहीं कर लेगा, वो आपके अकाउंट में उससे क्रेडिट नहीं करेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज तो नहीं, कई साल पहले
मैंने कराकुरम यूनिवर्सिटी का बहुत काम किया, उनके पेपर डिजाइन किए, अकाउंटिंग के पेपर्स की मार्किंग की। तो जब उनका मेरे मुआवजे का चेक आया करता था तो वो कमो बेश 25 to 30 डेज में कलेक्शन होती थी। आज का लेटेस्ट सिचुएशन क्या है आई डोंट नो, चूंकि मैं आज कराकुरम यूनिवर्सिटी का काम नहीं कर रहा। सो कहने का मकसद ये कि आपने चेक वसूल किया, बैंक में डिपॉजिट करवाया, कैश बुक के अंदर उसको एंटर कर लिया, और लेट्स अज्यूम कि ये महीने की 28 तारीख है और आपने चेक डिपॉजिट करवा दिया। 31 तारीख को आपने कैश बुक को बैलेंस किया, उसमें ये 5 लाख का बैलेंस शामिल है, लेकिन 31 तारीख को बैंक स्टेटमेंट आई, उसमें ये 5 लाख मौजूद नहीं है। तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस आपस में इत्तफाक नहीं करेंगे, डिसएग्रीमेंट अराइज हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको अनकलेक्टेड चेक की एग्जाम्पल दे दी है। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स अनप्रेजेंटेड चेक्स की। अनप्रेजेंटेड चेक्स में सिचुएशन जरा होती है रिवर्स, यानी मैंने किसी के पैसे देने हैं, तो वो मेरा दोस्त मेरे पास आया तो मैंने कहा यार ये लो 50,000 का चेक और जाके मेरे बैंक से पैसे निकलवा। ओके, मगर वो शख्स मुझसे वसूल करने के बाद 50,000 का चेक मेरे बैंक नहीं गया। मसरूफियत थी, उसने कहा जी कल ले लूंगा, नहीं जा सका, उसने कहा अगले हफ्ते ले लूंगा। अब मैंने जो ही चेक इशू किया, मैंने अपनी कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे ये एंट्री डाल दी और मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया 50,000 रुपए से मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक। मगर वो शख्स अपनी मसरूफियत की बिना पर 31 तारीख तक भी बैंक नहीं गया, उसने पैसे नहीं निकलवाए, तो बैंक स्टेटमेंट में से वो पैसे माइनस नहीं हुए। तो इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। ठीक है जी। सो इसकी वजह से भी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं डिसऑनर्ड चेक्स की। अब डिसऑनर्ड चेक्स क्या है जी? डिसऑनर्ड चेक्स ये हैं कि हमने चेक वसूल किए, बैंक में डिपॉजिट करवाए और अपनी कैश बुक की डेबिट साइड पे इनफ्लो में अमाउंट रिपोर्ट कर दी कि ये पैसे वसूल हो गए हैं। मगर जब हमारे बैंक ने वो रकम वसूल करना चाहिए दूसरे बैंक से, तो आगे से चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने की कमोबेश 21-22 वजूहात हैं, जो कि मेरा यहाँ पे टॉपिक नहीं है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ चेक इज बाउंस्ड। ये मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस MBF का जो आपका कोर्स है, जो आप BCom में पढ़ते हैं, ICom में आप असूल बैंकारी पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, तो वहां पे आप ये चीज सीखते हैं कि किन वजूहात की बिना पर चेक बाउंस हो जाता है, चेक की रकम अदा नहीं की जाती। तो अब मैंने तो कैश बुक की डेबिट साइड पे इनफ्लो में वो पैसे शामिल किए हुए हैं, मगर मेरे बैंक में वो पैसे नहीं आए, गोया मेरी बैंक स्टेटमेंट में वो पैसे नहीं आएंगे, तो लिहाजा इख्तलाफ अराइज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो अनकलेक्टेड चेक्स थे वो भी तो यही कुछ था कि हमने अपनी कैश बुक में लिख लिए थे, बैंक में नहीं आए थे। ये भी कुछ इसी तरह की बात है कि हमने कैश बुक में लिख लिए मगर बैंक में नहीं आए, बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल, जो अनकलेक्टेड चेक्स हैं वो मुस्तकबिल में रिसीव हो सकते हैं, उनकी रिसीव होने के चांसेस बाकी हैं, मगर डिसऑनर्ड चेक्स की तकदीर का फैसला हो चुका, ये बाउंस हो चुके, ये कभी भी वसूल नहीं होंगे। ये बुनियादी डिफरेंस है दोनों में। बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अभी फिलहाल यही बात है कि ये कैश बुक पे मौजूद हैं डिसऑनर्ड चेक्स, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। अनकलेक्टेड चेक्स भी बिल्कुल इसी तरह के हैं, वो कैश बुक पे मौजूद है मगर बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। सो हमने 3 वजूहात को एक्सप्लेन कर दिया। अब नंबर 4th रीजन है कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट का माना यह होता है कि ये वो रकम है जो हमने डिपॉजिट करवा दी और उसका रिकॉर्ड अपनी कैश बुक पे डेबिट साइड पे इनफ्लोज में लिख लिया, मगर बावजूद वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आई। कोई वजह भी हो सकती है, और जब वो नहीं आई तो फिर जाहिर है कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम इनकम्स डायरेक्टली कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए, जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं
तो हम बैंक को कुछ अख्तियारात दे देते हैं कि हमारे बिहाफ पर आपने फलां जगह से हमारी रेगुलर इनकम्स हैं जिन्हें आपने वसूल करना है और वसूल करके हमारे अकाउंट में शामिल कर देना है। तो बैंक हमारे नुमाइंदे के तौर पर वो हमारी रकूम कलेक्ट किया करता है और बैंक अकाउंट में उसको क्रेडिट कर लिया करता है, शामिल कर लिया करता है, जमा कर लिया करता है। लेकिन अगर बावजूद उसकी इतला हमें नहीं आई, हमें बैंक से SMS वसूल नहीं हुआ, हमें कोई इतला नहीं आई, तो हम उसकी एंट्री, उसका इंदराज अपनी कैश बुक पे नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल दे देता हूं। आपने अपने बैंक को अख्तियार दिया था कि मेरी फलां जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, मैंने शेयर परचेज कर रखे हैं, आपने वहां से मेरा डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो वो डिविडेंड कलेक्ट करके आपने मेरे अकाउंट में डाल देने हैं। डिविडेंड कलेक्ट हो गया, क्रेडिट भी हो गया बैंक में, मगर हमें इतला न होने की वजह से हमारी कैश बुक पे नहीं आया, तो इसकी वजह से डिफरेंस अराइज हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दे दी मैंने आपको, इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स और हो सकती हैं। तो ये है इनकम्स कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड एंड डेबिटेड बाय द बैंक। चूंकि जब इनकम वसूल करता है बैंक तो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है, जब हमारे बिहाफ पे एक्सपेंस पे करता है तो हमारे अकाउंट को डेबिट किया करता है। उसमें बैंक चार्जेस भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है और कोई इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट भी हो सकती है जो हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे रखी है। और अब हुआ ये कि बैंक ने वो चार्जेस काट लिए, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली इंटीमेट नहीं किया गया, बैंक की तरफ से कोई हमें बैंक SMS वसूल नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन नहीं आई। अब क्या हुआ कि हमने उसका रिकॉर्ड कैश बुक पे नहीं किया, जबकि बैंक ने बैंक स्टेटमेंट से वो रकम हमारे अकाउंट से माइनस कर दी, हमने माइनस नहीं की हुई। तो फिर इस तरीके से ये इख्तिलाफ अराइज हो जाएगा एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड एंड डेबिटेड बाय बैंक की वजह से। एक रीजन ये हो सकती है। अब हम आते हैं जी आखिर पे, एरर्स पे बात करते हैं। एरर्स कमिटेड इन कैश बुक, एरर्स कमिटेड इन पासबुक। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, ये मैं इन दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन करने लगा हूं। कोई गलती भी हो जाए कैशियर से कैश बुक मेंटेन करते हुए या बैंक के एम्प्लॉय से हमारी अकाउंट में एंट्रीज करते वक्त कोई गलती भी हो जाए, तो इस गलती के आफ्टर शॉक्स दो ही होंगे, या हमारा बैलेंस ओवरस्टेट हो जाएगा या हमारा बैलेंस अंडरस्टेट हो जाएगा। हमारे कैशियर ने गलती की है तो कैश बुक विल बी ओवरस्टेटेड और कैश बुक विल बी अंडरस्टेटेड। उधर गलती हो गई है बैंक में तो दैट विल बी ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। अमली जिंदगियों में बैंकों में गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर गलती हो जाए तो इंटरनल ऑडिट के दौरान फौरन पॉइंट आउट हो जाती है। इसी तरह अगर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यहाँ भी कंटिन्यूस ऑडिट और इंटरनल ऑडिट होते हैं। उन इंटरनल ऑडिट्स के दौरान एरर्स रेक्टिफाई हो जाया करते हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि एरर है और एरर अगर आखिरी तारीख को हुआ है 31 तारीख को, तो फिर उसको रेक्टिफाई होने में 1 दिन 2 दिन तो ज़ाहिर लगते हैं। तो इन द मीन वाइल अगर बैंक स्टेटमेंट आ गई तो फिर ये डिफरेंस अराइज हो जाएगा। सो अगर कोई अमाउंट कैश बुक की डेबिट साइड पे 5000 रिपोर्ट होनी थी वो 500 रिपोर्ट हो गई, या 500 रिपोर्ट होनी थी 5000 रिपोर्ट हो गई, या कैश बुक की पेमेंट साइड पे कोई अमाउंट 2000 रिपोर्ट होनी थी 200 रिपोर्ट हो गई, या 200 रिपोर्ट होनी थी 2000 रिपोर्ट हो गई, तो कैश बुक का बैलेंस ओवरस्टेट या अंडरस्टेट हो जाएगा। द सेम इज द केस विद बैंक। बैंक स्टेटमेंट में कोई एरर हो गया, उसकी वजह से भी बैलेंस ओवरस्टेट या अंडरस्टेट हो जाएगा। तो फिर हम एरर की नेचर को, नोयत को देखने के बाद डिसाइड किया करते हैं कि हमने इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसको कैसे एड्रेस करना है और कैश बुक और पासबुक के अंदर पाए जाने वाले इख्तिलाफ को किस तरह रिमूव करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स को थ्योरेटिकली अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया। चंद चीजें आपको स्लाइड के ऊपर शो भी किए हैं, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे शो भी किए हैं। अब आने वाले लेक्चर में क्या होने वाला है, आने वाला लेक्चर बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। वो इस तरह कि अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे।
अब आने वाले लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसको सीखेंगे हम कि स्टेटमेंट किस तरह बनाएं कि कमरा इम्तिहान में बैठ के पूरे 20 नंबर हासिल किए जा सके। इसके लिए मैं जिस किताब को फॉलो करूंगा वो प्रोफेसर सोहेल अफजल साहब की बुक है, उसकी एक्सरसाइजेस को हम अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हासिल की तो इट मेक्स नो डिफरेंस कि कोई सी बुक भी हो, चाहे एम गनी साहब की बुक हो, चाहे सोहेल अफजल साहब की बुक हो, चाहे खादम हुसैन साहब की बुक हो, या किसी भी ऑथर की लिखी हुई बुक हो, आप उसके एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होंगे। मगर शर्त यह है कि ये जो आज का लेक्चर है इसको बार बार सुनिए, गौर से सुनिए, चीजों को नोट डाउन कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हासिल कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।